हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज। बच्चों, आज मैं बीए 6 सेमेस्टर के बच्चों को सस्टेन अटेंशन की थ्योरीज के बारे में बताएंगे। ये आपको सेंसेशन एंड परसेप्शन के पेपर में है और इससे संबंधित मैंने प्रीवियस जो वीडियो आपसे शेयर किया था उसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज सस्टेन अटेंशन, what is the mechanism of sustained attention, and what is the determinants, what the factors which determine the sustained attention activity. Now today I will discuss about the theories of sustained attention. Actually जो theories हैं, they try to explain how this sustained attention work. There are various theories which explain this sustained attention. I will discuss these 5 major theories. First one is expectancy theory. Second is holistic observing rate hypothesis. Third is activation theory. Next is signal detection theory. And fifth is habituation theory. So first is expectancy theory. Expectancy theory क्या है? Expectancy theory actually सिग्नल्स के संदर्भ में जो प्रयोज्य जो अनुमान या प्रत्याशा विकसित करता है, एक्सपेक्टेशंस विकसित करता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इस थ्योरी ने। इस थ्योरी के अनुसार जो सिग्नल से संबंधित जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस हैं और जो कंडीशंस, जिस कंडीशंस में ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होंगे, ये दोनों ही सस्टेन्ड अटेंशन की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हुए पैकर एंड डीज ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने एक्सपेक्टेंसी हाइपोथेसिस के संदर्भ में बताया कि जो बहुत सारे ट्रायल्स जब आते हैं तो प्रयोज्य जो है वो क्रिटिकल सिग्नल जिसको डिटेक्ट करना है उसके प्रेजेंस के संदर्भ में टेम्पोरल एवरेजिंग करता है कि मतलब हर 10 प्रयास हमने कराया है किसी सिग्नल डिटेक्शन का, सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए या टारगेट को डिटेक्ट करने के संदर्भ में, और 10 में से ज़्यादातर जो है वो शुरुआत में ही दिखाई दे जाते हैं या ज़्यादातर जो है लास्ट में ही दिखते हैं। एक दो जो है बीच में दिख गया तो वो क्या करेगा, वो लास्ट में ही सिग्नल को डिटेक्ट करने का प्रयास करेगा। इसी को एक्सपेक्टेंसी हाइपोथेसिस कहा है। और ये कहा है कि ये टेम्पोरल एक्सपेक्टेंसी या टेम्पोरल एवरेजिंग के आधार पर जो एक्सपेक्टेशंस डेवलप करता है इंडिविजुअल, उसी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर आगे के जो ट्रायल्स होते हैं, आगे के जो प्रयास होते हैं, उसी के आधार पर वो अनुमान लगाने की कोशिश करता है। इस मॉडल में फर्दर इन्होंने कहा कि रेडीनेस टू डिटेक्ट द सिग्नल, मतलब प्रयोज्य कितना तैयार है सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, ये लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी से घनात्मक रूप से संबंधित होता है, पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। अगर प्रयोज्य रेडी होगा तो वो उसका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट इन्होंने ये मॉडल ये भी कहता है कि लगातार प्रयासों में जब ऑब्जर्वर सिग्नल डिटेक्शन का काम करता रहता है सस्टेन अटेंशन के टास्क में, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ऑब्जर्वर के सिग्नल की सही अनुमानित करने की योग्यता में कमी आती है, जिसके कारण से मतलब डिटोरिएशन ऑफ ऑब्जर्वर एबिलिटी ही डिटोरिएट करती है और जिसके कारण से परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट होता है। और इसको आगे एक और चीज इन्होंने कही कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट, यानी कि संकेत को पहचानने की, टारगेट को पहचानने से संबंधित यदि परिणाम का ज्ञान दिया जाए कि आपने गलत दिया है, आप सही कर रहे हैं, तो इससे जो है एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेक्टेशंस में वृद्धि आती है, यानी एक्यूरेसी बढ़ती है
और परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट जो है वो रिड्यूस होता है। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट सस्टेन अटेंशन पर इन्होंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट चीज इन्होंने बताई कि विजिलेंस एफिशिएंसी की बात की इन्होंने। विजिलेंस एफिशिएंसी क्या है? इन्होंने कहा विजिलेंस एफिशिएंसी यानी कितना सही ढंग से अनुमानित कर पाता है कोई व्यक्ति सिग्नल को, इसको इन्होंने विजुअल एफिशिएंसी कहा। और कहा कि विजुअल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम टेम्पोरल अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं, यानी सामयिक अनिश्चितता, सिग्नल की उपस्थिति की सामयिक अनिश्चितता को अगर हम कम कर दें तो विजिलेंस एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको कम करने कैसे किया जा सकता है, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने कहा कि दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो डेंसिटी ऑफ क्रिटिकल सिग्नल को इंक्रीज कर दें, यानी क्रिटिकल सिग्नल्स ज्यादा दे दें, डेंसिटी घनत्व को बढ़ा दें। दूसरा टेम्पोरल रेगुलरिटी, मतलब एक निश्चित समय पर ही हम स्टिमुलस को प्रेजेंट करें। इन दोनों ही चीजों से हम सब्जेक्ट की विजिलेंस एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे और अगर विजिलेंस एफिशिएंसी बढ़ती है तो हमारी विजिलेंस परफॉर्मेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस हम कर पाते हैं। विजिलेंस एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाते हैं। फिर इस तथ्य के संदर्भ, इसी तथ्य को कि विजिलेंस एफिशिएंसी से जो है हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, सिग्नल्स को पहचानने के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, इसको दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंट ने दूसरे तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस टू सिग्नल्स को उनके थ्रू किया। इन्होंने मैकफार्लैंड एंड हेलकॉम्ब ने 1970 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सब्जेक्ट्स को ट्रेनिंग फेज में, एक्चुअल फेज में कुछ ज़्यादा सारे संकेत उपस्थित करके, यानी टेम्पोरल अनसर्टेनिटी को कम किया, और दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स को जिनमें टेम्पोरल अनसर्टेनिटी ज़्यादा दी, तो देखा कि जिन्हें टेम्पोरल अनसर्टेनिटी ट्रेनिंग फेज में कम दी गई थी उनका परफॉर्मेंस कम था अपेक्षाकृत ऐसे ग्रुप के, दूसरे ग्रुप के जिन्हें ट्रेनिंग फेज में ज़्यादा टेम्पोरल अनसर्टेनिटी को कम किया गया था। तो मतलब टेम्पोरल अनसर्टेनिटी को कम करके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। सिग्नल रेगुलरिटी एंड इवेंट रेट इज नॉट सो सिंपल। सिग्नल, जैसा कि हमने बताया कि टेम्पोरल अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। सिग्नल की डेंसिटी को बढ़ाकर, यानी इवेंट रेट्स को मैनिपुलेट करके, और सिग्नल की रेगुलरिटी को फिक्स करके। इन्होंने बोला कि एक्चुअल में ये इतना सिंपल सा नहीं होता कि इससे हम टेम्पोरल एवरेजिंग को कंट्रोल कर सकें और वो टेम्पोरल एवरेजिंग जो है हमारे सस्टेन अटेंशन पर सीधा सीधा काम करे। इसी तरीके से मोटिवेशनल इम्पैक्ट, जो कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट या फीडबैक का इन्होंने इस मॉडल ने कहा, उसको भी नहीं बहुत सही माना गया कि फीडबैक का इतना ज़्यादा मोटिवेशनल इम्पैक्ट रहता है कि वो सही एक्सपेक्टेशंस कर सके। इसके अलावा एक और आलोचना हुई इस मॉडल की कि संकेतों की उपस्थिति के समय का अनुमान अगर व्यक्ति लगा लेता है तो ये विजिलेंस एबिलिटी है। रिलेशनशिप बिटवीन टेम्पोरल अनसर्टेनिटी और विजिलेंस एबिलिटी के संदर्भ में जो रिलेशन बताया गया है उसको भी मैकग्राथ एंड ऑन हेलन ने भी इसको नहीं माना, इसको सही नहीं माना।
एक्चुअल में कुछ तो फाइनली ये कहा सकता है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पूरी तरह से तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में जहाँ पर टास्क बहुत ही कठिन हो और कोई दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास उपस्थित नहीं हो, वहाँ पर ज़रूर ये जो थ्योरी है वो काम करती है। नेक्स्ट थ्योरी है इलिसिटेड ऑब्जर्विंग रेट हाइपोथेसिस। इलिसिटेड ऑब्जर्विंग रेट हाइपोथेसिस, ये थ्योरी ये कहता है कि सस्टेन अटेंशन के टाइम में और प्रयोज्य जो है जब संकेत की पहचान करता है उस दौरान बहुत सारे और भी व्यवहार करता है, अनुक्रियाएं करता है, उसके लिए वो स्वतंत्र होता है, जैसे कि आई हैंड मूवमेंट जो है, हेड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, जिसका कि टारगेट के डिटेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका भी प्रभाव संकेत के पहचानने पर पड़ता है। यानी कि ऑब्जर्विंग बिहेवियर, जिसको इन्होंने ऑब्जर्विंग बिहेवियर कहा है। ऑब्जर्विंग बिहेवियर, डिसीजन प्रोसेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी डिसीजन अबाउट द सिग्नल, और फाइनली विजिलेंस प्रोसेस, इन तीनों में इन्होंने कहा कि बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है, और इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया जैरिसन ने अपनी थ्योरी में। इसके संदर्भ में इन्होंने एक बात की कि जब प्रयोज्य किसी सिग्नल को पहचान करता है तो एक्चुअली वो उद्दीपक के बारे में ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्स, यानी सिग्नल है या नहीं, इसके संदर्भ में रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में वो निर्णय लेता है या डिसीजन लेता है। कि डिसीजन प्रोसेस यूनिटरी एक एक करके लेता है, जिसको यूनिटरी अटेंटिव एक्ट कहा है, जिसको इस मॉडल में यूनिटरी अटेंटिव एक्ट कहा गया है। और विजिलेंस अटेंशन के दौरान जो प्रयोज्य जो है क्रिटिकल सिग्नल की पहचान करता है, कैसे करता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिवॉर्ड कॉस्ट एनालिसिस की इन्होंने बात की। इन्होंने बात की कि विजिलेंस अटेंशन के दौरान क्रिटिकल सिग्नल की पहचान करना ऑब्जर्विंग बिहेवियर पर निर्भर करता है, और यदि किसी कारण से ऑब्जर्विंग बिहेवियर ठीक से नहीं कर पाता है तो वह कार्य इनकम्प्लीट रह जाता है, और इस इनकम्प्लीशन के कारण से सिग्नल ठीक से पहचान नहीं पाता, जिससे परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट होने लगता है। अगर आप सिंपल इसको समझें तो अगर आप क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स में से आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, यानी उन सिग्नल्स को प्रॉपरली आपने अटेंड नहीं किया है, तो फिर परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट होता है, यानी सिग्नल को आप नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, और फर्दर जब आपसे उससे संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नहीं बता पाते। अब ये इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि रिवॉर्ड कॉस्ट एनालिसिस क्या है। इसके लिए बताया कि सिग्नल पर जब प्रयोज्य ध्यान देता है तो उसकी कीमत या लागत भी उसे चुकानी पड़ती है। वो लागत कैसे है, कॉस्ट क्या है, उसको फटीग होता है, उसे इनहिबिशन होता है, या रिडक्शन ऑफ मोटिवेशन टू अटेंड, वो उसका मन भर जाता है कि अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, या अब बहुत देर तक देख चुके। तो रिडक्शन ऑफ मोटिवेशन टू अटेंड द स्टिमुलस, फटीग एंड इनहिबिशन के टर्म में वो कॉस्ट होता है सस्टेन अटेंशन का। दूसरा है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है, यदि संकेत की पहचान करने में वो सफल हो जाता है तो वो हैप्पी होता है, वो एक्साइटेड होता है कि वाह वाह मैंने उसको पहचान लिया, तो उसमें जो प्रसन्नता होती है उसको वो रिवॉर्ड माना है। अब ये कहते हैं कि सस्टेन अटेंशन में प्रयोज्य जो है वो सिग्नल के संदर्भ में अनुमान लगाएगा या नहीं, इसके लिए वो रिवॉर्ड कॉस्ट एनालिसिस करता है। अगर उसे लगता है कि लागत कम है और इनाम अधिक है
तो वो सिग्नल के लिए व्यवहार करने को तैयार होता है। विजिलेंस परफॉर्मेंस डिफिशियंसी को इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जब लगातार निगरानी कार्य या विजिलेंस टास्क में सब्जेक्ट जो है वो बिजी रहता है तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि लगातार काम करने से उसका जो फटीग लेवल है वो बढ़ जाता है और मोटिवेशन जो है वो कम होने लगता है। दूसरे शब्दों में कॉस्ट ऑफ द अटेंडिंग स्टिमुलस जो है उसमें कंपैरेटिवली इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब लागत की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण से उसके परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट होता है। क्रिटिसिज्म क्या है? इस थ्योरी की भी क्रिटिसिज्म है। एक तो सबसे पहले ऑब्जर्विंग बिहेवियर का में क्या चीज़ें हैं इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, जिसके कारण से ऑब्जर्विंग बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकें। दूसरा टर्म इन्होंने यूज किया था इस मॉडल में, जेरिसन ने, यूनिटरी अटेंटिव एक्ट। इसके स्वरूप के बारे में, इसके नेचर के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया कहा है। जेरिसन ने इन क्रिटिसिज्म को माना भी और उसमें संशोधन के लिए उन्होंने कहा भी, लेकिन इसमें फिलहाल कोई उन्होंने खुद से संशोधन नहीं किया है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है एक्टिवेशन थ्योरी। एक्टिवेशन थ्योरी एक्चुअली जो प्रीवियस 3 थ्योरी हैं और इसके अलावा सिग्नल डिटेक्शन की भी जो थ्योरी है, ये सारी थ्योरीज जो है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेन अटेंशन को हैंडल करती हैं, जबकि ये थ्योरी एक्टिवेशन थ्योरी एक्चुअली न्यूरोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेन अटेंशन को हैंडल करता है या डील करता है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल एविडेंस से सस्टेन अटेंशन की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हेब ने 1955 में। इन्होंने कहा कि सेंसरी इनपुट के 2 काम होते हैं, सभी जानते हैं, कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट टू द ब्रेन। दूसरा इन्होंने कहा कि इट ऑल्सो क्रिएट बैकग्राउंड ऑफ डिफ्यूज्ड एक्टिविटीज इन द ब्रेन that helps a cortical transmission through increased alertness। अगर हिंदी में हम इसको अगर कहें तो सेंसरी इनपुट मस्तिष्क के कारण से मस्तिष्क में बहुत सारी डिफ्यूज्ड एक्टिविटी यानी बहुत सारे व्यापक स्तर पर अस्पष्ट और विसरित क्रियाएं होती हैं, जिससे कि सतर्कता के स्तर में वृद्धि होती है जो कॉर्टिकल ट्रांसमिशन में मदद करता है। किसके ट्रांसमिशन में? सेंसरी इनपुट के ट्रांसमिशन में मदद करता है। हेब ने आगे कहा कि शरीर से के विभिन्न पार्ट से सेंसरी सिग्नल वाया 2 रूट्स जो है वो ब्रेन में जाते हैं। एक तो डायरेक्टली स्पेसिफाइड पाथवे द्वारा सेंसरी कॉर्टिकल एरिया, जो सेंसरी कॉर्टिकल एरिया है उसमें डायरेक्टली जो है वो इंफॉर्मेशन जाता है। दूसरा इन्होंने कहा RAS रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की भूमिका को इन्होंने एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा कि रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि स्पाइनल कॉर्ड से के ऊपर, आप सब मेरे ख्याल से जानते होंगे, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से स्टार्ट होता है और थैलेमस तक फैला होता है, इंटरनल पार्ट है जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है अराउजल में। इसका योगदान इन्होंने सेंसरी सस्टेन अटेंशन के लिए भी बताया। उन्होंने कहा कि जब सेंसरी इनपुट स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में पहुंचता है तो इससे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पूरे क्षेत्र में एक वाइड स्प्रेड एरिया में जो है वो एक डिफ्यूज्ड एक्टिविटी का क्रिएट होती है, जिससे कि
जो एक्साइटमेंट लेवल है, अराउजल लेवल है, अलर्टनेस लेवल है, एक्टिवेशन लेवल है, वो बढ़ जाता है, या उसका एक लेवल तैयार होता है, एक सामान्य लेवल तैयार होता है जो कि सस्टेन अटेंशन की एक्टिविटी के लिए आवश्यक माना है इन्होंने। और इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने बताए, जैसे फ्रेंच एंड वॉल्मो ने बताया कि इस आरएएस की भूमिका को, जो कि सस्टेन अटेंशन में आरएएस की भूमिका को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि डिप्राइवेशन ऑफ आरएएस, मतलब जब आरएएस जो है वो सक्रिय नहीं होता है एनिमल्स में, और इसको सक्रिय ना होने के लिए अगर आरएएस को कट कर दिया जाए तो एनिमल्स जो हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पर चले जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार अगर आरएएस का ऑप्टिमल फंक्शनिंग आप चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, तो इसके लिए जरूरी है कि जो परसेप्चुअल इन्वायरमेंट है उसमें वेरिएशन हो, मतलब उसमें बदलाव होता रहे तेजी से। तो ये बदलाव ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ आरएएस के लिए जरूरी होता है। अगर स्टिमुलस में वेरिएबिलिटी नहीं है, यानी स्थिरता है, जैसा कि सस्टेन अटेंशन का मोनोटोनस टाइप ऑफ टास्क होता है, लगातार आप देख रहे हैं, बिना टीचर की बात सुन रहे हैं, जिसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कब वो चुटकुला सुना देंगे या कुछ मजेदार बात इंसिडेंट सुना देंगे ये नहीं मालूम होता है, तो मोनोटोनस काइंड ऑफ एक्टिविटी है, तो उस स्टिमुलस में इस तरह के उसमें जो सतर्कता जो है या अराउजल जो है वो कम हो जाता है। एक्टिवेशन हाइपोथेसिस ये कहता है कि सस्टेन अटेंशन के कार्य में जो मोनोटोनस एक्टिविटी के कारण आरएएस जो है वो उसका जो एक सतर्कता का जो सामान्य स्तर होना चाहिए वो बना नहीं रह पाता, वो सामान्य स्तर से नीचे आ जाता है, जिसके कारण से सस्टेन अटेंशन के लिए जो कंटिन्यूअस अलर्टनेस की जरूरत होती है वो नहीं रह पाता, और जिसके कारण से सिग्नल को पहचानने की योग्यता में कमी आती है और गलतियां बढ़ने लगती है। बहुत सारे जो विजिलेंस टास्क में जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल एविडेंस इन टर्म्स ऑफ आरएएस जो दिया गया है, इसको समझने का प्रयास किया, और इसमें एक प्रयास है जिसमें डेविस एंड कॉर्कोविक ने 1965 में कहा कि परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट रिलेटेड टू डिक्रीमेंट इन अल्फा एक्टिविटी एंड जीएसआर। इन्होंने कहा स्लीप की अवस्था में जब अराउजल लेवल कम होता है तो इन्होंने देखा कि अल्फा एक्टिविटी ईईजी का अल्फा एक्टिविटी भी रिड्यूस होता है और जीएसआर भी रिड्यूस है। जीएसआर मतलब ग्लैवेनिक स्किन रिस्पॉन्स, यानी त्वकीय संवेदना में भी कमी रहती है। बहुत आगे इन्होंने ये कहा कि विजिलेंस टास्क में भी जब बहुत मोनोटोनस काइंड ऑफ देर तक आप कोई काम एक ही टास्क कर रहे हैं, उस समय भी इसी तरह अल्फा एक्टिविटी और जीएसआर के सूचकांक में या जो उसका लेवल है वो कम पाया गया। यानी कि अगर हम इसको बढ़ा दें, इसके जीएसआर की एक्टिविटी को बढ़ा दें, अल्फा एक्टिविटी को बढ़ाएं, तभी सस्टेन अटेंशन जो है वो बेहतर होगा, विजिलेंस परफॉर्मेंस बेहतर होगा। लो जीएसआर एंड लो डिटेक्शन जो है वो पैरेलल प्रोसेस माना गया है, अपने एक्सपेरिमेंट्स में माना है। इसी तरह एक फर्दर एक स्टडी किया बैटी ने, उन्होंने कहा कि लो कॉर्टिकल एक्टिवेशन अगर रहेगा तो विजिलेंस परफॉर्मेंस भी कम रहेगा। आरएएस की क्रियाओं में इपिनेफ्रिन का भी योगदान या एड्रेनलिन जिसको कहा है उसके थ्रू भी इन्होंने कहा कि अगर एड्रेनलिन की मात्रा हाई रहेगी तो सतर्कता की मात्रा अच्छी रहेगी और विजिलेंस का परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। Criticism of this theory, question about the amount of activation required for different external situation. किस तरह के situation में किस तरह के कितना activation का level चाहिए, ये theory नहीं बता पाता है। रेशो क्या है? इंक्रीमेंट इन अराउजल ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के अराउजल लेवल में अगर हम
40% बढ़ोतरी करते हैं या उद्दीपक के में 80% हम तीव्रता में स्टिमुलस के अराउजल में अगर हम वृद्धि करते हैं तो क्या उसी के रेशो में हमारे विजिलेंस परफॉर्मेंस में भी इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। यानी अगर हम अराउजल लेवल ऑफ स्टिमुलस को डबल कर रहे हैं तो क्या हमारा विजिलेंस परफॉर्मेंस भी डबल होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट आप इसकी आलोचना ये है जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा इन्होंने जो हुआ उसमें रिजल्ट में कंसिस्टेंसी नहीं था। कुछ कहता है कि लाइट अराउजल ही जो है विजिलेंस पर, सिर्फ लाइट अराउजल से भी विजिलेंस परफॉर्मेंस अच्छा होता है, सिंपल एक्सरसाइज जो है अच्छा होता है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, अगर लाइट अराउजल रहेगा तो विजिलेंस परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होगा। लेकिन ये एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये कहा कि हाई लेवल ऑफ अराउजल अगर रहेगा तो वो बुरी तरह से विजिलेंस परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करेगा। और ये हम सभी इसको हम मान सकते हैं कि जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो विजिलेंस या हमारी जो सामान्य क्रियाकलाप हैं, जो सस्टेन अटेंशन के या अटेंशन से रिलेटेड जो हमारे टास्क हैं, उसमें हमारा परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आपको ये 3 थ्योरीज के बारे में बात की। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो